हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज इस क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज की क्लास जिसका टाइटल है बैंड-एड। बैंडेड सुना होगा आपने। बैंडेड चोट लगने पर लगाते हैं। वो एक क्विक रेमेडी होता है, एक तुरंत उपचार होता है, तत्काल एक उपाय है। ठीक है, चोट लगी तुरंत बैंडेड लगा दिया, लेकिन क्या वो स्थायी उपचार है? नहीं। ऐसा तो नहीं है घाव भर जाएगा उससे, लेकिन ठीक है उस समय ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी। इसलिए बैंडेड वही जो फंक्शन है वो यहाँ पे करेगा। तो अगर तत्कालिक उपाय है तो उसको आप बैंडेड कह सकते हैं, टेम्परेरी फिक्स है तो आप उसको बैंडेड कह सकते हैं। ठीक है, चर्चा करेंगे विस्तार से इसकी, लेकिन उससे पहले पिछले सेशन के जो आंसर्स हैं आपके, पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर जो 4 था आपका, उसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। ये पिछली क्लास के आंसर्स हैं, ये आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, कुछ पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं अपने। आरएएस मेंस का बैच उपलब्ध है, कॉम्प्रिहेंशन का बैच है, एलडीसी का बैच रनिंग है, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स की बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बेसिक से सीखना चाहो तो। इसके अलावा यही एडिटोरियल अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो ये वाला बैच उपलब्ध है। लीगल ट्रांसलेशन के लिए बैच है। तो काफ़ी सारे बैचेज हैं, आप जो चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। तो आज की क्लास में हमें जो देखना है क्वेश्चंस, वो पहला क्वेश्चन है ओनली ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट। अगर ये वाला आएगा टर्म ओनली ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट, ये जहां कहीं भी आएगा इसका मतलब क्या है? इनविजिज जो है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इनविजिज शब्द का मतलब क्या है? कौन सी चीज है वो एडिटोरियल से इन्फर की जा सकती है? इनमें से कौन सी चीज है जिसका कि निष्कर्ष आप निकाल सकते हो? 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा गलत है, ये बताना है। एडिटोरियल बताता है कि एसआईआर जो प्रोसेस है, एसआईआर जो प्रक्रिया है उसके बारे में क्या बताता है, ये बताना। ठीक है, और 5 नंबर है सेंट्रल थीम क्या है, किसके इर्द गिर्द ये एडिटोरियल घूमता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एडिटोरियल है किस बारे में। तो ये एडिटोरियल डिस्कस करता है एसआईआर, जो इलेक्टोरल रोल्स की एसआईआर चल रही है। ये आपने नाम सुन ही लिया होगा अब तो, और इसका हिस्सा भी आप बन गए होंगे। तो ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, है ना, वोटर लिस्ट का, इलेक्टोरल रोल्स का। इलेक्टोरल रोल्स का जो ये एसआईआर प्रोसेस है, वोटर लिस्ट का जो ये एसआईआर प्रोसेस है, इसको ये डिस्कस करेगा। कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसके द्वारा प्रक्रिया करवाई गई? भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। और ये एडिटोरियल जो है वो चिंता जाहिर करता है, कंसर्न रेज करता है अबाउट इट्स टाइमिंग, मेथडोलॉजी एंड इम्पैक्ट, कि इसका जो टाइमिंग है इसको अप्लाई करने का, इसको जो तौर तरीके आपने यूज किए हैं इसको पूरा करने के लिए, और जो प्रभाव इसका पड़ा है, उन सब के बारे में चिंतित है लेखक। इसके बारे में हमारा डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 46 हम डिस्कस कर रहे हैं। बैंडेड, जैसा कि मैंने कहा, बैंडेड का मतलब एक टेम्परेरी फिक्स है, एक अस्थाई समाधान है। क्या मतलब है? अस्थाई समाधान। अस्थाई समाधान को बोलते हैं बैंडेड। क्विक रेमेडी कह दीजिए, टेम्परेरी फिक्स कह दीजिए। फ्लॉड का मतलब है त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण को बोलते हैं फ्लॉड, जिसमें गलतियां हो। ड्यू सून का मतलब है जो जल्द ही होने वाला हो, शीघ्र घटित होने वाला, शीघ्र घटित होने वाला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इमिनेंट। ये बहुत बार आता है परीक्षा में, याद रखें, वन वर्ड्स में भी पूछते हैं। इसका मतलब होता है जो जल्द ही घटित होने वाला है, उसको हम बोलते हैं इमिनेंट। तो बैंडेड टेम्पररी फिक्स है, तत्काल उपाय है। किसके बारे में है? सुप्रीम कोर्ट और एसआईआर जो प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कशन है। द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मतलब लीगैलिटी, इसका मतलब है लीगैलिटी मतलब वैधता, लीगैलिटी वैधता, है ना, या वैलिडिटी कह सकते हो। वैधता किस चीज की? फ्लॉड एसआईआर प्रोसेस, एसआईआर प्रोसेस, और उसको उसने क्या बोला? फ्लॉड है, डिफेक्टिव है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, इस प्रोसेस की जो लीगैलिटी है मस्ट बी डिसाइडेड क्विकली। इस लीगैलिटी को जल्द से जल्द डिसाइड किया ही जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब दे रखी है, और पैसिव का स्ट्रक्चर है मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म, क्विकली है वो आपका एडवर्ब दे रखा है। तो इसको जल्द से जल्द डिसाइड किया ही जाना चाहिए, ये कह रहा है। मस्ट है मीन्स ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट है, कंपल्सन है। ठीक है, तो जो ये त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है एसआईआर, इस एसआईआर प्रोसेस को लेखक ने क्या बोला? त्रुटिपूर्ण है, फुल ऑफ एरर्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं इसमें। इस प्रोसेस की वैधता है कि नहीं, इसको जल्द से जल्द क्या कर लेना चाहिए?
तय कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं आप इसके अंदर। फर्स्ट यू योरसेल्फ गो थ्रू इट एंड आफ्टर दैट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। विद द करेक्शंस एंड क्लेम्स प्रोसेस कमिंग टू एन एंड। अब ये कह रहा है कि भाई जो करेक्शन वाली बातें थी कि आपको समय दिया गया था कि कोई भी दावे अगर आपके हैं, क्लेम्स हैं, कोई संशोधन करवाना है, करेक्शन है, तो वो प्रोसेस जो है वो खत्म होने वाला है। द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस हैज सीन द रिलीज ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल्स। अब इस प्रोसेस ने देख लिया है ना, एक्सपीरियंस कर लिया है किस चीज को, कि अंतिम लिस्ट आ चुकी है। केवल दो जगह पे नहीं आई है, वेस्ट बंगाल में नहीं आई, उत्तर प्रदेश में नहीं है, और वो भी जल्द ही आने वाली है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो विद द करेक्शंस, करेक्शंस क्या है, वही संशोधन, अमेंडमेंट्स। करेक्शंस का मतलब है अमेंडमेंट्स। अब इसके साथ की भी अमेंडमेंट जो भी होने थे, जो भी क्या कह सकते हो, संशोधन होने थे, जो भी आपके बदलाव होने थे, ये रेक्टिफिकेशंस होने थे, और जो भी दावे हैं, इस प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जो है, विविध प्रपोजिशन तो देखिए आईएनजी आ रहा है, कमिंग टू एन एंड, उसका एंड होने वाला है। अब ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ जो ये एसआईआर प्रोसेस है, इसने देख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है क्या, रिलीज ऑफ द फाइनल इलेक्टोरल रोल्स, की अंतिम जो वोटर लिस्ट है वो रिलीज कर दी गई है। ठीक है, इसको इसने देख लिया है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब है के अलावा, इसके अलावा, किसके अलावा, मतलब केवल यहां पर नहीं देखा गया है ऐसा कि पूरा हो गया है। विच आर ड्यू सून। अब यहाँ पे ये जो है विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी इलेक्टोरल रोल्स के लिए है। ठीक है, फाइनल जो लिस्ट है उसके लिए है, इसकी रिलीज के लिए है। तो यहाँ ये दोनों जो है ना, यहाँ पे भी ड्यू ही है, जल्द ही ये होने वाला है। विच आर ड्यू सून, विच यहाँ पे वेस्ट बंगाल और इसके लिए नहीं आ रहा है, बल्कि इलेक्टोरल रोल्स के लिए आ रहा है। ये इलेक्टोरल रोल्स जो है इन जगहों में भी जल्द ही आने वाले हैं। ये वर्ब हो गई ड्यू सून, ये एक फ्रेज मान लीजिए वैसे। ठीक है, ये ड्यू है, ये जल्द ही यहाँ पे भी रिलीज होने वाली है लिस्ट। ठीक है, आसान सी बात है। इसको पढ़िए एक बार आप। नेट नंबर मतलब शुद्ध संख्या। ठीक है, एग्जैक्ट जो आंकड़ा है उसकी बात है। शुद्ध संख्या, फाइनल काउंट, एग्जैक्ट जो आंकड़ा है उसकी बात है। द नेट नंबर ऑफ वोटर्स रिमूव्ड विद फ्रेश एडिशंस। जो कुल संख्या है, जो एग्जैक्ट एक आंकड़ा है मतदाताओं का जिनका नाम हटाया गया, और कह रहा है कि विद फ्रेश एडिशंस, और कुछ नए नाम जोड़े भी गए हैं, फ्रॉम द प्री एसआईआर इलेक्टोरल रोल्स इन स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, गुजरात एंड छत्तीसगढ़ रिमेन हाई। इन तीन जगहों की बात स्पेसिफिकली इसने की है, तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ में जो प्री एसआईआर इलेक्टोरल रोल्स, मतलब इस प्रक्रिया से पहले के वोटर लिस्ट में अगर आप नाम देखेंगे और आज की वोटर लिस्ट जो आई है उसमें नाम देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ नए नाम जोड़ने के बाद भी यहाँ पे क्या हुआ है, जो संख्या है वो इतनी संख्या 11.5%, गुजरात में 13.4% और छत्तीसगढ़ में 11.8%, बहुत हाई नंबर जो है वो रिमूव किया गया है, हटाया गया है। तमिलनाडु एंड गुजरात आर आफ्टर ऑल नेट इन माइग्रेंट स्टेट्स। तमिलनाडु गुजरात जो है ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पे नेट इन माइग्रेंट स्टेट्स है, मतलब ये वो राज्य हैं जहां दूसरे राज्यों के लोग जो हैं वो आते हैं। तो ये यहाँ काफी सारे लोग दूसरे राज्यों से भी आए हैं। अनलाइक बिहार, बिहार के विपरीत, वेयर डिलीशंस वर अराउंड 6%, और यहाँ पे जो डिलीट होने वालों की संख्या है वो कितनी रही, 6% रही। ठीक है, यहां तक देखिएगा। द नेट नंबर जो है किसका, वोटर्स का। वोटर्स कौन से, हुवर रिमूव्ड, जिन्हें हटाया गया, विद फ्रेश एडिशंस, मतलब इनके नाम जो है न्यू एडिशंस के साथ। तो वोटर्स की जो कुल संख्या है, फ्रेश एडिशंस के साथ भाई हटा दिए नाम, और कुछ जोड़े भी हैं, जोड़ने के बावजूद आप देखेंगे, और ये नंबर कहां से हटाए गए हैं, ये संख्या कहां से हटाई गई है, ये हटाई गई है प्री एसआईआर इलेक्टोरल रोल्स से। कहाँ पे, स्टेट्स में, कौन से स्टेट्स, तो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिए हैं इस तरह के स्टेट्स। तमिलनाडु की बात इसने की है, गुजरात की बात की है, छत्तीसगढ़ की बात की है, और आपको एक आंकड़ा दिया है कि लगभग 11.5% जो नाम है वो यहाँ से हटाए गए तमिलनाडु से। गुजरात में अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे 13.4% है, छत्तीसगढ़ में देखेंगे 11.8% है। तो ये जो नंबर है, नंबर, नंबर कौन से, जो हटाए गए, रिमेन हाई, ये नंबर जो कुल संख्या है, यहाँ पे भाई मेरे होना चाहिए था रिमेंस। ठीक है, ये आपका गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, रिमेंस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है। तो रिमेंस हाई, ये अभी भी ज्यादा है,
काफी ज्यादा बना हुआ है, हाई बना हुआ है। तो ये इसलिए आश्चर्य की घटना है क्योंकि कुछ नाम जोड़े भी तो गए हैं, हटाए गए हैं, ठीक है, लेकिन जोड़े भी गए हैं, उसके बावजूद इतनी संख्या यहाँ पे, इतना बड़ा प्रतिशत कि 100 में से आपने 10 से ज्यादा लोगों के नाम यहाँ से हटा दिए हैं, तो ये संख्या बहुत ज्यादा बनी हुई है। अब कह रहा है तमिलनाडु गुजरात में, तो एक बात और भी बताई इसने कि ये तो वही वो राज्य हैं, ये इसकी वर्ब हो गई, जो नेट इन माइग्रेंट स्टेट्स हैं, यहाँ पे तो दूसरे राज्यों से लोग आकर बसते और हैं, उसके बावजूद आप देखिए, जबकि बिहार से तो लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, जबकि बिहार में कितने लोगों का नाम हटाया, लगभग 6% का ही हटाया, लेकिन यहाँ तो दूसरे राज्यों से लोग आके बस और रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे इतने लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं। अनलाइक जो है भाई वो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है के विपरीत। अनलाइक का एंटोनिम होता है लाइक, के जैसा होना लाइक, अनलाइक के विपरीत। तो लाइक का पसंद करना भी होता है, लाइक का मतलब के जैसा भी होता है, तो लाइक प्रेपोजिशन भी होता है, लाइक वर्ब भी होता है। तो अलग अलग वर्ड कैटेगरीज है, डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो ये बिहार, जहां ये रिलेटिव एडवर्ब है, वो स्थान जहां पे डिलीशंस जो है, मतलब डिलीट जो हुए हैं, वो कितने थे, इतने, इस अराउंड के स्थान पे आप नियरली भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे आइए। एक्सीजन क्या है? एक्सीजन का मतलब हटाने का प्रोसेस है, हटाने की प्रक्रिया है। डिलीशन का मतलब हटाने की प्रक्रिया। इनविजिज क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिएगा, इनविजिज होता है ये। इनविजिज का मतलब परिकल्पना करना है, पहले से अनुमान लगाना है, पहले से सोच कर चलना है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स क्या है? ये सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं, इनहेरेंट वीकनेसेस हैं, मतलब आप सिस्टम में ही कोई त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उसी को बोलेंगे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। मतलब आधारभूत जो ढांचा है, जिसके बेसिस पर आपने कुछ इमारतें खड़ी करी है, उसी में प्रॉब्लम है, तो ये एक प्रकार से मूल समस्याएं हैं। क्या कह रहा है? द हाई नंबर ऑफ डिलीशंस एंड द फैक्ट दैट एक्सीजन्स आर हायर। एक तो डिलीशंस का बहुत बड़ी संख्या, दूसरा एक फैक्ट क्या, कि जो ये एक्सक्लूजन हुआ है, ये जो हटाए गए हैं, ये काफी ज्यादा है, फीमेल्स की संख्या है वो ज्यादा है मेल इलेक्टर्स की तुलना में। तो ये दोनों चीजें, एक तो हाई नंबर और एक ये फैक्ट, तो यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे सजेस्ट आना चाहिए, ठीक है, चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जो एसआईआर प्रोसेस है, जैसा कि इसने परिकल्पना की गई थी, जैसा कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इसने क्लियरली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को फेस किया है। इसमें अभी भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। तो हायर नंबर, एक तो ये सब्जेक्ट नंबर 1, और ये नंबर किसका है? डिलीशंस का, जितने नाम डिलीट किए गए हैं उनकी बहुत ज्यादा संख्या। दूसरा है फैक्ट, ये नंबर 2। कौन सा फैक्ट? फैक्ट ये है कि एक्सीजन्स आर हायर, कि एक्सीजन्स जो है, ये सब्जेक्ट, ये एक नया क्लोज बन रहा है दैट के बाद में, कि एक्सीजन्स जो है वो ज्यादा है। किसके लिए? फीमेल्स का एक्सीजन है, ज्यादा है, किसकी तुलना में? वो हायर के साथ देखो देन आ रहा है, मेल इलेक्टर्स की तुलना में। तो ये दोनों चीजें, एक तो हाई नंबर और दूसरा ये फैक्ट, ये दोनों दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? कि एसआईआर जो प्रोसेस है, जैसा कि इन्विजिज किया गया, जैसा कि इंप्लीमेंट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो एसआईआर प्रोसेस ने सफर किया है। क्या सफर किया? किस क्लियर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से, मतलब इस पीड़ा को इसने सहा है, इन खामियों को इसने फेस किया है। क्लियर एडजेक्टिव, स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव, डिफेक्ट्स नाउन, ठीक है, और फ्रॉम प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये जो वर्ड कैटेगरीज मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ये इसीलिए क्योंकि आपके परीक्षाओं में आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाने लगा है कि कोई भी वर्ड है उसको अलग से हाईलाइट करके, बोल्ड करके, अंडरलाइन करके आपको दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में इस पर्टिकुलर वर्ड की वर्ड कैटेगरी क्या है, जिसे आप पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, वो क्या है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पे चले, क्लियर कट मतलब स्पष्ट, असेसमेंट मूल्यांकन, इवेल्युएशन, अप्रेजल। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबित, काफी लंबे समय से चला आ रहा, प्रोट्रैक्टेड हो, एक्सटेंडेड हो। आउटडेटेड मतलब प्राचीन हो, अप्रचलित हो, एंटिक्वेटेड हो या ऑब्सोलीट हो। क्या कह रहा है? क्लियर कट असेसमेंट कुड हैव ओनली बीन पॉसिबल, मतलब अगर आप इसको देखें, जांचें, इसका मूल्यांकन करें और स्पष्ट मूल्यांकन करें, तो ये केवल तभी हो सकता था जब इसकी तुलना करते आप जनसंख्या के, जनगणना के आंकड़ों से। बट ड्यू टू द प्रोलॉन्ग डिले बाय द भारतीय जनता पार्टी लेड यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन लेखक कह रहा है कि भाई
बीजेपी के नेतृत्व में जो ये केंद्र सरकार है इसने बहुत ज़्यादा देरी कर दी है। तो इस कारण से वो जो आंकड़े हैं जनगणना आंकड़ों की अगर बात 2011 के आंकड़े ही उपलब्ध हैं, बहुत ही प्राचीन हो गए हैं अभी, आज के दौर में तो प्रासंगिक भी नहीं है ये आंकड़े। तो उनसे आप तुलना करोगे भी कैसे? तो अ क्लियर कट असेसमेंट तो आपका सब्जेक्ट हो गया। कुड हैव ओनली बीन पॉसिबल, तो ये कुड हैव जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी और बीन है इसके लिए मैन वर्ब का प्रोसेस है। ठीक है। अब ये कुड जब यूज करते हैं आप, इसका मतलब तो ऐसा कर सका आपकी पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी बताती है, लेकिन कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म अप लगाते हैं तो ये पास्ट में चला जाता है। देखिए कैन एक अलग मॉडल है, कुड एक अलग मॉडल है। कुड हैव जो है वो कुड का भी पास्ट है। मतलब अगर आप किसी मॉडल के पास्ट की बात करते हैं तो आप लोगों ने जो पढ़ा है स्कूलिंग में कि विल का पास्ट वुड, शेल का पास्ट शुड, ऐसा होता नहीं है। ये अलग अलग मॉडल्स हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर किसी मॉडल का पास्ट बनाना हो या बन सकता हो तो उसके लिए एक तरीका ये है कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप प्लेस करें, तब जाके वो पास्ट बनता है। जैसे माइट का पास्ट मैं बोलूँ तो माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड का पास्ट यूज करना हो तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कुड का पास्ट यूज करना हो तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे ये कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है ये कुड का पास्ट है। तो ये कह रहा है कि जो एक स्पष्ट जो मूल्यांकन है वो केवल तभी पॉसिबल हो सकता था, कैसे? यदि आप कंपेयर करते, कंपैरिजन होता किसके साथ? सेंसस फिगर्स के साथ, जनगणना के आंकड़ों के साथ, है ना। जनगणना अगर हो जाती, उससे तुलना करते तो सही तस्वीर सामने आ जाती। लेकिन कह रहा है कि भाई इस कारण से, किस कारण से कि डिले किया गया, और डिले भी कैसा है? प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोट्रैक्टेड है, एक्सटेंडेड है, बहुत ज्यादा डिले किया गया। किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी, नेम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज व्हाई यू कैन सी हियर दैट। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा बहुत अधिक देरी कर दी गई है। तो अब ये देरी हो गई है, जनगणना वाले आंकड़े आपके पास है नहीं, तो आपके पास क्या उपलब्ध है? केवल आउटडेटेड नंबर्स उपलब्ध है। तो नंबर्स हैं, और नंबर्स भी कैसे हैं आपके पास? एंटीक्वेटेड नंबर्स हैं, है ना, ऑब्सोलीट नंबर्स हैं। और ये नंबर्स आए कैसे? आपका इसका ओरिजिन क्या था, इसका सोर्स क्या था? 2011 के आंकड़े हैं। तो यही केवल आंकड़े उपलब्ध हैं। तो ये आर आपकी लिंकिंग वर्ब, और अवेलेबल जो है वो आपका एग्जेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। प्रोजेक्टेड मतलब अनुमानित, प्रोजेक्टेड मीन्स अनुमानित। और रशिंग का मतलब जल्दबाजी करना, रश करना। हरिंग या एक्सपेडाइटिंग, जल्दबाजी करना। क्या कह रहा है देखिए, द फाइनल फिगर्स ऑफ द इलेक्टोरेट इन मेजर स्टेट, जो मुख्य राज्य हैं उनमें जो अंतिम आंकड़े हैं, वेयर द एसआईआर वाज कंडक्टेड, ये उन राज्यों की बात है जहां पे एसआईआर कंडक्ट किया गया, जहां पे ये प्रोसेस चलाया गया। इंडिकेट दैट द रजिस्टर्ड एडल्ट पॉपुलेशन, तो ये सब बताते हैं कि भाई, ये आंकड़े बताते हैं कि जो एडल्ट पॉपुलेशन रजिस्टर्ड थी, जो युवा जनसंख्या जो रजिस्टर्ड थी फाइनल रोल्स में, अंतिम जो वोटर लिस्ट आई है उसमें, वो संख्या जो है वो पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है किसकी तुलना में? जितना आपका अनुमान था उसकी तुलना में। दिस अगेन रेजेस द क्वेश्चन ऑफ द वेदर, और वेदर द ईसीआई शुड हैव वेटेड फॉर द सेंसस बिफोर रशिंग द एसआईआर। अब इससे क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि क्या ईसीआई को इंतजार करना चाहिए था, जनगणना से, जनगणना का इंतजार करना चाहिए था क्या? किससे पहले? आपने एसआईआर को आनन फानन में निपटा दिया, क्या इससे पहले ईसीआई को इनका इंतजार करना था? बट दैट इज नाउ ओनली ऑफ अकेडमिक इंटरेस्ट। लेकिन लेखक कह रहा है कि जब चूंकि सब कुछ हो चुका है तब पछताने से होगा भी क्या। अब तो अकेडमिक इंटरेस्ट का विषय है, केवल एक थियोरेटिकल आप बात कर सकते हो इस पर, है ना। बाकी ऐसे कुछ किया तो जा नहीं सकता क्योंकि सब कुछ हो ही चुका है। तो फाइनल फिगर्स आपका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। फाइनल फिगर्स किसके हैं? इलेक्टोरेट के। याद रखिएगा, इलेक्टोरेट जो है ये एक प्लूरल नाउन है। इलेक्टोरेट जो है ये प्लूरल नाउन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल को आपको इलेक्टोरेट के साथ में वर्ब लगानी पड़े तो कैसी लगाएंगे आप? प्लूरल। या कोई ऐसे वर्ड्स लगाने पड़े जो सिंगुलर के साथ एप्लीकेबल हो तो वो नहीं लगाना है, फिर वो एरर वाले क्वेश्चंस में चला जाएगा। तो फाइनल फिगर्स जो है किसके? मतदाताओं के, वोटर्स के। इलेक्टोरेट को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? वोटर्स से। कहां पर? मेजर स्टेट्स में। कौन से मेजर स्टेट्स? ये रिलेटिव एडवर्ब। इन मेजर स्टेट्स के लिए बात कर रहा है कि ये वो मेजर स्टेट्स हैं जहां पे एसआईआर प्रक्रिया को कंडक्ट किया गया, और कंडक्ट किसी के द्वारा किया गया। तो देख रहे हैं आपकी पैसिव का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब और ये आपकी लेक्सिकल वर्ब। ठीक है। अब ये आंकड़े मेजर स्टेट्स में, मुख्य जो राज्य हैं उनमें जो इलेक्टोरेट के
फाइनल फिगर्स हैं जहां पे एसआईआर प्रक्रिया कंडक्ट की गई, इन आंकड़ों के लिए वर्ब दे रखी इंडिकेट, ये दर्शाती है, ये सजेस्ट करती है, ये हिंट करती है कि, ये आपका कंजंक्शन नया क्लोज स्टार्ट, कि रजिस्टर्ड अडल्ट पॉपुलेशन, वो अडल्ट पॉपुलेशन जो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। अगर थर्ड फॉर्म के रूप में किसी नाउन से पहले आपने कोई एडजेक्टिव का यूज किया है, मींस एडजेक्टिव दैट इज इन थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो उसको आप टेक्निकली ग्रामेटिकली अगर किसी टर्म कोई टर्म दोगे तो उसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। तो रजिस्टर्ड एडल्ट पॉपुलेशन किस में, फाइनल रोल्स में, मतलब फाइनल वोटर लिस्ट में। ये पॉपुलेशन की वर्ब है इज, ये बहुत ही कम है, ये मच बिलो है, ठीक है। और किससे कम है, ये है प्रोजेक्टेड एस्टिमेट से, फिर एस्टिमेट्स नाउन है, प्रोजेक्टेड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म है, तो फिर इसको नाम दीजिए आप पास्ट पार्टिसिपल है। तो अनुमानित जो आपका एक पूर्वानुमान था, आपने पहले से सोच रखा था कितना तो होना चाहिए युवा जनसंख्या, उससे बहुत ज्यादा कम है। दिस अगेन रेजेस, ये जो चीज है दिस दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, अगर इसके बाद में इफ इट इज फॉलोड बाय अ नाउन देन इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अदरवाइज इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नाउन आफ्टर इट, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगेन इज an adverb. So this again raises the question. Raises is a transitive verb, so it always takes an object after it. तो question इसका object है. This again raises the question of whether the ECI, ECI से पहले हमेशा दे लगेगा, सुप्रीम कोर्ट से पहले हमेशा दे लगेगा, ये बता रखा है मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं इनसे पहले हमें दे का प्रयोग करना है। तो ये एक प्रश्न उठाता है। प्रश्न ये है, क्वेश्चन क्या है, उसके लिए इसने वेदर कंजंक्शन लगाया है। देखिए याद रखिए, जब नरेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उसके अंदर इफ, वेदर, ये सब आप कंजंक्शन के रूप में देखते हैं। यही चीज तो यहाँ पे है कि क्वेश्चन है इसलिए इसने वेदर लगा दिया। क्वेश्चन ये है कि क्या ईसीआई को ऐसा करना चाहिए था। अभी मैंने बताया कि शुड का पास्ट जो फॉर्म है वो शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसने शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया है। वेटेड के साथ फोर लगेगा, और वेट फोर को अगर आप रिप्लेस करना चाहें किसी एक ही वर्ड से, तो दो वर्ड हो गए वेट और फोर, अगर एक ही वर्ड से रिप्लेस करना चाहें तो अवेट कर सकते हैं। वेट फोर कैन बी रिप्लेस्ड विद अवेट। तो प्रश्न ये है कि क्या ईसीआई को इंतजार करना चाहिए था, किसका, जनगणना का, सेंसस का। किससे पहले, इससे पहले, बिफोर, यहाँ पे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगना है, जेरेंड लगता है। किससे पहले, रश करने से पहले, जल्दबाजी करने से पहले। जल्दबाजी किसके लिए की है, इन्होंने एसआईआर के लिए की है, लेकिन लेखक कह रहा है कि ये जो कहानी है, अब दैट सब्जेक्ट, ये वर्ब, नाउ एडवर्ब, ये क्या है, ये केवल एक एकेडमिक इंटरेस्ट का विषय हो गया है। इंटरेस्ट नाउन, एकेडमिक एडजेक्टिव, ये केवल एक अकादमिक रुचि का विषय बन चुका है, ये केवल थियोरिटिकल विषय बचा है ये, इसमें कुछ प्रैक्टिकल करने को तो है नहीं। ठीक है, अब आपके जो मैच द कॉलम्स हैं इसमें देखेंगे तो इलेक्टोरेट हमने किसको बोला, इलेक्टोरेट एनरोल्ड वोटर्स, डी। प्रोजेक्टेड किसके लिए यूज किया, प्रोजेक्टेड का मतलब एस्टिमेटेड फिगर्स, ठीक है, ई अनुमानित। रजिस्टर्ड, अच्छा आप इसको रजिस्टर्ड रशिंग एकेडमिक इंटरेस्ट, देखिए रशिंग के लिए यहाँ पे एक्टिंग इन हेस्ट, ये आ जाएगा जल्दबाजी में करना। फिर रजिस्टर्ड एकेडमिक इंटरेस्ट, एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए थियोरिटिकल रेलेवेंस आ जाएगा। और रजिस्टर्ड बचा, तो इसके लिए वैसे तो एस्टिमेटेड फिगर्स भी आ सकता था, लेकिन खैर एक ही बचा, वोटिंग पॉपुलेशन, यही करें। बाकी रजिस्टर्ड यहाँ पे है नहीं कोई उचित वर्ड जिसको आप इसके साथ में फिक्स कर सकें, ठीक है। एस्टिमेटेड फिगर्स जो हैं ये तो मैंने लिखा प्रोजेक्टेड के लिए, इलेक्टोरेट के लिए मैंने लिखा एनरोल्ड वोटर्स, तो खैर इसके रजिस्टर्ड यहाँ पे ऐसा होता रजिस्टर्ड वोटर्स, तो आप चले जाते किसके साथ, इसके साथ, डी के साथ। फिर इलेक्टोरेट जो है, फिर इसको आप ले लीजिए किसके साथ, एक नंबर सी के साथ। ठीक, बात रही क्वेश्चंस की, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था ओनली ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट क्या सजेस्ट करता है, तो द इशू इज हाईली प्रैक्टिकल नाउ, क्या ये सजेस्ट करता है, या प्रैक्टिकल विषय है ये, नहीं। दिस इज द इशू इज पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव, क्या ऐसा है, ये भी डिस्कस नहीं किया हमने। द डिबेट हैज बिकम लार्जली थियोरिटिकल, अब ये जो डिबेट है वो सैद्धांतिक बन चुकी है, केवल चर्चा आप इस पर कर सकते हैं, नथिंग एल्स कैन बी डन। इनविजिज शब्द का मतलब प्लैंड हो जाएगा, है ना। फिर थर्ड में आपको तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और तीनों स्टेटमेंट के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, ये एक इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। फीमेल वोटर्स वर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड, बिल्कुल फीमेल वोटर्स की संख्या मेल वोटर्स की संख्या से बहुत कम रह गई, ये बात सही है। अपडेटेड सेंसस डेटा वाज अनअवेलेबल,
क्या सेंसस डेटा अवेलेबल था? नहीं था, ये बात भी सही है। द एसआईआर प्रोसेस वॉज यूनिवर्सली प्रेज्ड, क्या इसकी प्रशंसा की गई? ये बात गलत है ना, इसलिए आपका ओनली 1 और 2 ये वाला सही होगा। द एडिटोरियल इंप्लाइज दैट द एसआईआर प्रोसेस, ये आपको आंसर करना है। और नंबर 5, द सेंट्रल थीम ऑफ द एडिटोरियल, मतलब किसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, ये आंसर आपको करना है। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।